तो कुछ बेसिक चीजें, जैसे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, इंटरनल। पहली बात तो इंटरनल होता है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की वैल्यू सेम होती है ना, तो हम लोग अब इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं बोलेंगे। हमको पता है ना कि इंटरनल फोर्स होता है बस, लेकिन यहाँ पे बार बार इंटरनल बोल के हम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन जब कोई पूछेगा तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बोलना है कि भाई ये वाला जो फोर्स है ना वो इंटरनल है, और प्रेशर में जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो ये हम लोग समझ गए, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल। दूसरी चीज हमको हुक भाई साहब ने बताई थी, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां से हमें पता चला स्ट्रेस 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 इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। यहाँ पे ई क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। जहां पे ये जो ई है इसे हम कहते हैं क्या? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां तक कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही ना हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने लिख दिया स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस भी तो बहुत टाइप की होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है, लेटरल सॉरी और अलग अलग टाइप की स्ट्रेसेस होती हैं। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रेस के लिए इलास्टिक मॉड्यूली की वैल्यू ना अलग अलग होगी। ठीक है? जब शियर स्ट्रेस आएगी तो वहां पे ये अलग हो जाएगा, और जब नॉर्मल स्ट्रेस आएगी तब ये अलग हो जाएगा। ठीक है? चलिए तो फिर लिखना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसकी ना कुछ प्रॉपर्टी लिख लो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, ये आपको याद रखना है। कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ याद याद करना है। लिखिएगा नोट। नोट इसके अंदर लिखिएगा नंबर 1। आपको पता है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आप जब भी कोई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना तो उसमें यही लिखेंगे, स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना है, गोल्ड के लिए इतना है, कॉपर के लिए इतना है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। और साथ ही साथ इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपने कैसा फोर्स लगाया है। क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स हम कई बार कैसे लगाते हैं? परपेंडिकुलर, और कई बार कैसे लगाते हैं? पैरेलल। हाँ, तो स्ट्रेस की वैल्यू देखो, सॉरी स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग होगी, तो ई की वैल्यू भी अलग अलग होगी अलग अलग टाइप के फोर्स के लिए। तो नंबर 1 पॉइंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल के लिए वैल्यू कांस्टेंट रहती है, हर मटेरियल के लिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, सॉरी, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टाइप ऑफ फोर्स अप्लाइड। एंड टाइप ऑफ फोर्स अप्लाइड, आपने कैसा फोर्स लगाया है। ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज, it does not depend upon the value of, it does not depend upon the value of stress and strain। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सर ये कैसी बात कर रहे हो? फॉर्मूले में तो हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया? किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है 2 × 10⁹ 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये उसके लिए हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट कैसे आएगी? पता है, जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो निकाला करोगे ना, तो हर बार ये कांस्टेंट आता है, हर बार कांस्टेंट। हमने मटेरियल के ऊपर हमने अगर स्ट्रेस लगाई है कितनी? 2 × 10⁹ तो स्ट्रेन आई है मान लो 1। अगर हमने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाई होती 4 × 10⁹ तो पता है अपने आप स्ट्रेन 2 आएगी, और कट पिट के क्या बचेगा? वापस से यही बचेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो अपने आप ऐसी वैल्यूज आएंगी कि वो कट पिट के क्या बचेगी? यही कांस्टेंट आ जाएगा। स्टील के लिए अलग अलग स्ट्रेस के लिए अलग अलग स्ट्रेन की वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों कट पिट के क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, मतलब वही वैल्यू हमेशा मिलेगी हमको। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये डिपेंड नहीं करती स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर। फॉर्मूले में दोनों दिख रहे हैं। जैसे कि देखो, एक और एग्जांपल है इसका, कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम।
मास अपॉन वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। थोड़ा सा पानी लेते हो तो क्या उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है? नहीं। पानी कितना भी लो, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर आप थोड़ा सा पानी लोगे ना तो उसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा रहेगा। तो कट पिट के हमको ना क्या मिलेगा? हमेशा 1000 मिलने वाला है ना। अगर आप 1000 किलोग्राम पानी लेते हैं ना तो पता है उसका वॉल्यूम कितना निकल के आता है? 1 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितनी हो गई? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर किसी बच्चे ने 1 किलोग्राम पानी लिया तो पता है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 0.001 मीटर क्यूब होगा। ये देखो 1/10⁻³ फिर से क्या मिल गया? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अपने आप वैल्यू कांस्टेंट आती है। तो क्या पानी की डेंसिटी पानी के मास या वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं, इसका रेशियो है डेंसिटी। तो ये बहुत खास बात है। ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमने स्ट्रेस को डबल कर दिया तो बताओ इलास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेम रहेगी, क्योंकि स्ट्रेस डबल हुई ना तो स्ट्रेन भी अपने आप डबल हो जाएगी। दोनों सेम डबल डबल हुए तो कट के क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वैल्यू हमेशा मिलेगी। उसके बाद लिखिएगा नंबर 3, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। अगर आपने सेम मटेरियल के लिए दो अलग अलग रॉड ली है, सेम मटेरियल की, ये भी स्टील है और ये भी स्टील है, इसके ऊपर भी आपने कोई फोर्स F1 लगाया है, इसके ऊपर भी आपने कोई फोर्स F2 लगाया हुआ है। इसका एरिया कितना है? A1 और इसका एरिया कितना है? A2। तो इसके लिए जो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा ना, यंग्स मॉडुलस वो कितना हो जाएगा? F1/A1 अपॉन इसकी जो भी स्ट्रेन रहेगी, स्ट्रेन 1। और इसके लिए भी पता है E की वैल्यू क्या होगी? F2/A2 अपॉन इसमें जो भी स्ट्रेन आई है। लेकिन ये होता है इंटरेस्टिंग चीज कि इसका रेशियो और इसका रेशियो ना हमेशा सेम रहता है, क्योंकि ये सेम मटेरियल है। जब तक मटेरियल चेंज नहीं करोगे उसके लिए ई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है, उसका नाम है विप्लव, आज वो 30 केजी का है, उसका नाम विप्लव है। अगर वो कल 60 केजी का हो गया तो उसको टू विप्लव बोलोगे क्या? नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है उसका नाम। तो यहाँ पे ई क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। चाहे उसका डायमेंशन बढ़ा दो, कम कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसके लिए कांस्टेंट है वो। क्या इतना समझ गए? तो मटेरियल के डायमेंशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे सोने का रेट 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम है। अगर आप 1 किलो लोगे तो भी 50,000 पर 10 ग्राम है। चाहे 1 ग्राम लोगे तो भी रेट कितना है? 50,000 पर 10 ग्राम। समझ में आ रहा है ना? तो उसकी प्रॉपर्टी है वो। उसके बाद लिखिएगा फोर्थ, लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर ना ई डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे ना तो पता है बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा और उसमें बहुत जम के स्ट्रेन आ जाएगा। जैसे लोहे को देखना, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तभी उसको ना किसी शेप में लाते हैं। बहुत ज्यादा गर्म करने से क्या होता है? वो एकदम सॉफ्ट पड़ जाता है। और सॉफ्ट पड़ने से क्या होता है? थोड़ा सी फोर्स में उसमें जबरदस्त स्ट्रेन आ जाती है, मतलब चेंज इन लेंथ अच्छा आ जाता है। तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बहुत कम लोड लगाने पे वो खिंच जाएगा। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके फॉर्मूले में हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों दिखते हैं, लेकिन ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर नहीं दिखता है लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद लिखिएगा अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो हमने पढ़ा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो मैं आपको बताने वाला हूं, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने बहुत तरीके की पढ़ी हुई है। अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस होगी, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब सब जानते हैं, मैं भी सब बताते जाऊंगा कि क्या होता है। तो देखो ये भी स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, लेकिन कैसी वाली स्ट्रेस है? ये नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस कब आती है? जब हम नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल अगर दूं तो देखो यहाँ पे ये एक हमारे पास रॉड है। इस रॉड का ये जो एरिया है ना, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है।
परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो इसमें स्ट्रेस कितनी आई, फोर्स अपॉन एरिया, और इसमें स्ट्रेन कितनी आएगी, कोई बच्चा बताएगा इसमें क्या चेंज आएगा, बताओ ये फोर्स लगाने पे चेंज इन लेंथ आ जाएगा, क्योंकि आपने नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल फोर्स लगाया है तो उसके कारण इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने इधर फोर्स लगाया होता तो इसकी लेंथ कम हो जाती, तो इसमें लेंथ में चेंज आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसी को हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स कैसा लग रहा है, नॉर्मल। दो टाइप के फोर्स हम पढ़ेंगे, जैसे ये सरफेस है इसके ऊपर ऐसा लग रहा है, अगर 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, चाहे ये इसको कंप्रेस करे चाहे इसको इलोंगेट करे। उसके बाद अगर सरफेस के ऊपर उसकी डायरेक्शन में, जैसे हम पेज पलटते हैं तो जैसे फोर्स लगाते हैं ना सरफेस के पैरेलल, उस तरीके का हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इसको टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे। तो इसके कारण जो स्ट्रेस आएगी वो क्या कहलाएगी, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। बस दो ही टाइप के तो फोर्स हैं। तो यहाँ पे हमने कैसा फोर्स लगाया है, परपेंडिकुलर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अलोंग द लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल का एक ही मतलब, नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल। तो यहां पे देखो नॉर्मल स्ट्रेस F बाई ए टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ। तो इनका जो रेशियो होगा ना, वो भी तो एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, लेकिन हमने उसको एक नया नाम दे दिया है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको साइंटिस्ट थे एक, यंग नाम था उनका, YOUNG, यंग, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, तो हम इसका नाम दे दिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे चल के शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन आएगा, वो भी किसका रेशियो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, लेकिन कैसी वाली स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, तो उसके लिए हम एक अलग नाम दे देंगे। उसके बाद आगे चल के वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो उसको हम एक अलग नाम दे देंगे। ठीक है, तो समझ गए, लिखिएगा इसमें टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर वन है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा, वो लिखा है मैंने जो, नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक ही बात है। तो सर आपने ऊपर नॉर्मल और नीचे लॉन्गिट्यूडनल क्यों लिखा है, ताकि आप लोग को ना याद रहे, दोनों सेम चीज है। आप लोग उसको चाहो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी लिख सकते हो। सब लोग रिवाइज करके आते हैं ना, अगर रिवाइज करोगे तो चीजें और अच्छी क्लियर होगी, क्या है नॉर्मल स्ट्रेस, क्या है शियर स्ट्रेस। इसमें लिखिएगा, अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, वो क्या लिखेगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ बॉडी। हमने अगर वो लिख लिया तो अलग से उसको लिखने की जरूरत है क्या, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ बॉडी। तो देख के आप लोग लिख सकते हैं। हो गया, बस इतना ही लिखना है इसमें, इसको हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। इसमें आप लोग चाहो तो अब एक डायग्राम बनाओ, इसको हम दिखा देते हैं डायग्राम से। ये वाला डायग्राम बना लिए क्या, बना लियो, चलो इस बार हम लोग थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाते हैं, अगर नहीं बनाए हो तो, ये भी डायग्राम बनाए हो तो चलेगा। अब मैं इसको ऐसा ले लिया, मान लो इसको हमने ऐसा वर्टिकल लगा दिया है, वर्टिकल। अब इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो अभी भी ये कैसा फोर्स है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है सरफेस के, परपेंडिकुलर, यानी कि हम क्या बोलेंगे, अब हम परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। तो फोर्स नॉर्मल है या शियर है, नॉर्मल, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल सरफेस पे। अगर इसी फोर्स को मैं ऐसा लगाता तो ये कैसा बन जाता, शियर फोर्स। तो अभी तो भैया नॉर्मल फोर्स हमको दिख रहा है, इस नॉर्मल फोर्स के कारण इसमें ना चेंज इन लेंथ आ जाएगा। ये इसकी पुरानी वाली लेंथ थी, ये
और इसमें ना ये चेंज आ गया है लेंथ में, ये इसको हम लोग बोल दिया डेल्टा एल। तो यहां से देखो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, इसका कुछ तो एरिया होगा आर ना। जैसे ये देखो ऐसा लटक रहा है, ये इसमें आपने फोर्स लगाया है, तो इसका जो एरिया है ना क्वेश्चन में गिवन होगा, वही एरिया मैंने यहाँ पे लिया है। ऊपर में क्या दिख रहा है फॉर्मूले में नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। ये वाला फोर्स नॉर्मल है, हमें कैसे पता चला, सरफेस के ऊपर 90 डिग्री दिख रहा है, इसीलिए हमें पता चल गया 90 डिग्री है, इसलिए नॉर्मल फोर्स है। तो ऊपर मैंने फोर्स अपॉन एरिया रखा, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस बन गया। और नीचे आएगा स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो बताओ इसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ है अर्ना, चेंज बताओ। अच्छा इसकी पुरानी लेंथ कितनी थी फोर्स लगाने के पहले, येलो वाला, ये इसकी पुरानी वाली लेंथ थी, कितनी थी एल। लेकिन जैसे आपने इसके ऊपर ये फोर्स लगाया ना, तो इसमें ये इलोंगेशन हो गया है, तो ये इसका लेंथ इन चेंज हुआ, सॉरी चेंज इन लेंथ हुआ। तो चेंज इन लेंथ कितना है डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या बन जाता है स्ट्रेन। तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा डेल्टा एल अपॉन एल। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये वाला ए नीचे आ जाएगा, ये वाला एल ऊपर चला जाएगा। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हमने एक वायर लिया है स्टील का, अगर हमने स्टील का वायर लिया है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उसका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील जो है वो है 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसकी वैल्यू दे रखी है। फिर क्वेश्चन में बोलेगा हमने इस वायर के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसकी जो लेंथ थी ना वो 1 मीटर थी और इसका जो एरिया था वो 0.5 mm² था, तो बताओ इसकी लेंथ में कितना चेंज होगा। तो ये आपको गिवन रहेगा, आपको डेल्टा एल निकालने बोलेगा। कई बार क्या होगा डेल्टा एल गिवन होगा और आपको यंग्स मॉडुलस निकालने बोलेगा, कई बार आपको सब पता होगा और फोर्स निकालने बोलेगा। तो इस फॉर्मूले से तो हम निकाल सकते हैं ना, कोई भी एक अननोन रहेगा। समझ में आ रहा है इतना, तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग सीख गए, ये वाले फॉर्मूले का। सबको कोई डाउट तो नहीं है अब, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अच्छा कल की क्लास में मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन एक कर्व बताया था आप लोगों को, याद आ रहा है। इसको हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है आगे चल के, लेकिन अभी क्या है हम लोग को थोड़ा तो उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक बॉडी ली, इसके ऊपर उन्होंने फोर्स लगाना शुरू किया। अच्छा एक बात बताओ, अभी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, 0, तो इसमें चेंज इन लेंथ कितना आएगा 0। तो भैया इसमें चेंज इन लेंथ 0 आएगा, नीचे हम लोग क्या लिख रहे हैं स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन है और यहाँ पे क्या है स्ट्रेस। इस वाले केस में अभी फोर्स की वैल्यू 0 है, तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस। तो फोर्स की वैल्यू 0, तो स्ट्रेस की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, अगर फोर्स ही नहीं लगाए तो चेंज इन लेंथ कितना होगा 0, तो स्ट्रेन की वैल्यू भी कितनी 0। तो पहला वाला पॉइंट यहाँ पे हमको मिल गया, वेरी गुड। थोड़ी देर के बाद हमने ना यहाँ पे फोर्स लगाया कितना 10 न्यूटन का, तो हमको स्ट्रेस मिली होगी कुछ ना कुछ, कुछ भी मिली होगी, और इसके कारण इसमें चेंज इन लेंथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, थोड़ी सी लेंथ चेंज हो गई, उसको एक्चुअल लेंथ से डिवाइड किए तो स्ट्रेन की वैल्यू हमको मिल गई। चलो स्ट्रेस मान लो आपको मिली कितनी 5 न्यूटन पर mm², और स्ट्रेन कितनी मिली मान लो 3 मिली, इसकी वैल्यू 0.03 मिली, 0.03। थोड़ी देर के बाद जब आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया है। और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी, तो स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या होगी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रही है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रही है,
जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रही है, देखो अब मैंने नई वाली वैल्यू लगाई स्ट्रेस की, तो स्ट्रेन भी ज्यादा मिलेगी। ये देखो ये नया वाला स्ट्रेस, तो ये नया वाला स्ट्रेन, ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने अगला वाला लगाया, नई वाली स्ट्रेस लगाई, तो मुझको नई वाली स्ट्रेन मिली। ये देखो नई वाली स्ट्रेन, नई वाली स्ट्रेस। जब इन सारे पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो मुझे एक कर्व मिला। वो कर्व कुछ ऐसा था, यहाँ पे मैं अलग से बनाता हूं उसको। वो कर्व कुछ ऐसा दिखा हमको, साइंटिस्ट लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा वो कर्व हमको कैसा दिख रहा है। कर्व हमको पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला, मतलब दोनों के बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है। और लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक लाइन। और अगर लाइन है तो लाइन का एक इक्वेशन भी होगा। हर लाइन का एक इक्वेशन होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या होता है, जहां पे उसने y को कट किया है, ये तो जीरो पे कट कर रही है, तो सी की वैल्यू कितनी है, जीरो। लेकिन यहाँ पे y एक्सिस में क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू एक्स एक्सिस में क्या है, स्ट्रेन। मिल गया हमको इसका इक्वेशन। लेकिन हुक भाई साहब ने हमको क्या बताया था, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इलास्टिक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक ने हमें बताया था ना कि इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। हुक्स लॉ अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। हुक्स लॉ के हिसाब से क्या था, जिनको याद नहीं आ रहा है, हुक ने बताया था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी। तो हमने इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया था। वो कांस्टेंट क्या था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आता है, ई। लेकिन यहां से पता चल रहा है वो तो इस लाइन का स्लोप। तो जब भी आपसे पूछे कि एक मटेरियल के लिए हमने ना ये वाला ग्राफ बनाया है, बताओ इसका स्लोप कितना है, तो बोलना जो इस मटेरियल का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वही सर इसका स्लोप है, वही इसका स्लोप है। स्लोप से मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक मटेरियल है, बताओ इसके लिए जो ई है ना उसकी वैल्यू E1 है। मैंने एक और दूसरा मटेरियल लिया, उसके लिए ना कर्व ऐसा मिला, तो इसके लिए जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो E2 है। बताओ किसके लिए यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा है, E1 के लिए। भाई जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी ज्यादा। समझ गए, स्लोप ज्यादा मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा, इसका मतलब आपको उसको खींचने में ना बहुत दम लगाना पड़ेगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है उसका। जैसे स्टील का बहुत ज्यादा होता है, रबर का नहीं होता ज्यादा। तो रबर को तो आप बड़े आराम से हंसते खेलते हुए खींच लेते हो, स्टील को खींच पाते हो नहीं, क्योंकि उसके लिए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये रबर है और वो स्टील है। स्लोप देखो कितना ज्यादा है ना। तो चलो इसके ऊपर ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के होंगे, कुछ क्वेश्चन बाहर के होंगे। और कोशिश किया करो क्वेश्चंस को ना लिखने की। अगर यहां समय नहीं मिलता तो पीडीएफ तो शेयर हो जाता है, घर जाके उसको लिख लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट इज कॉल्ड। इनका रेशियो क्या कहलाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये वाला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। अभी मैंने आप लोगों को ये ग्राफ ना यहां तक के बस खींच के दिखाया था, जहां तक की स्ट्रेट लाइन है। इसके आगे का तो मैंने अभी बताया नहीं, पर उसको छोड़ो, अभी उसकी जरूरत नहीं है। उसके आगे का ग्राफ ऐसा बनता है। तो देखो दो मटेरियल हैं ए और बी, दोनों के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ दिख रहा है हमको। आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 है ए का यंग्स मॉड्यूलस बी से ज्यादा है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी का यंग्स मॉड्यूलस ए से ज्यादा है। थर्ड ऑप्शन, बी इज हैविंग ग्रेटर यंग्स मॉड्यूलस, हाँ उसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है।
ये तो हमको समझ में आ गया। एंड इट इज स्ट्रॉन्गर एज वेल। स्ट्रॉन्गर का क्या मतलब है? खींचने में उसको ज्यादा मेहनत लगेगी। देखो अभी स्ट्रॉन्ग की तो हमने डेफिनेशन देखी ही नहीं है। इससे आप लोगों को एक चीज ये कंफर्म पता चल रही है, कौन सी? बी इज हैविंग ग्रेटर यंग्स मॉडुलस एंड ए इज स्ट्रॉन्गर। बी इज स्ट्रॉन्गर, अच्छा सब में स्ट्रॉन्गर वर्ड यूज किया हुआ है। हाँ, तो एक चीज तो कंफर्म है कि इसका जो स्लोप है उससे ज्यादा है। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही कैसे ज्यादा? ये देखने से पता चल रहा है। ये देखो, ये बहुत ज्यादा पास है इसके, ये एंगल बहुत ज्यादा है और ये वाला एंगल बहुत कम है, तो इसका स्लोप ज्यादा है, तो इसके लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा है। और जिसके लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, उसको पुल या पुश करने के लिए, उसकी लेंथ को कम या ज्यादा करने के लिए आपको उतनी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे? वो उतनी ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी इज हैविंग ग्रेटर यंग्स मॉडुलस एंड इट इज स्ट्रॉन्गर एज वेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्राफ शोन इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ए, इस मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है ना वो कितना है? y है। तो बताओ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल बी कितना होगा? 2y। सोच के बताओ, एंगल्स सब दिए हुए हैं। अच्छा, इस वाली लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप कैसे निकालते हैं? अच्छा ये देखियो ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये देखियो, तो यहां से m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स। तो देखो ये वाला जो मटेरियल ए है, इसके लिए मैं कहीं पे भी एक रैंडम लाइन खींच देता हूं। ये देखो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा? x। ये y की वैल्यू है ना, स्ट्रेस y, और ये स्ट्रेन x। तो इसके लिए स्लोप कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाई दिस। और स्लोप ही क्या होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो ये वाली जो लाइन है ना, इसका स्लोप कितना है? tan 30। ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप कितना है? tan 60। मैंने मान लिया ये कोई अननोन वैल्यू है। अरे इस लाइन का स्लोप कितना है? tan 30। इस वाली लाइन का स्लोप कितना है? tan 60। स्लोप हम कैसे निकालते हैं? हमेशा tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तभी तो आपको ये एंगल मिलेगा। कि 30/60 कर दोगे बस, tan के साथ में इसको लेना होता है। स्लोप कैसा होता है? tan। तो देखो ये वाली लाइन का स्लोप कितना है? tan 30, और ये वाली लाइन का स्लोप कितना है? tan 60। तो देखो ये वाला हमको दिया हुआ है y, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, 2 डिवाइडेड बाई 1। तो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई y इज इक्वल्स टू tan 60 डिवाइडेड बाई tan 30। अब सॉल्व करके बताओ। स्लोप का मतलब समझाने के लिए ही ये वाला क्वेश्चन। अरे सॉल्व करो फटाफट। tan 60 कितना होता है? √3/2। बायो वालों को समस्या है क्या? उसको याद करना है, थोड़ी सी वैल्यू है बस। तो tan 60 होता है √3/2, और tan 30 कितना होता है? tan 30 कितना? सिर्फ √3। अच्छा सिर्फ √3 होता है ना? tan 60, एक मिनट रुको यार, हाँ सॉरी √3 होता है यार। tan 60 √3, और tan 30 1/√3। तो हमने यहाँ 1/√3 रखा, ये √3 उछल के ऊपर चला जाएगा और क्या बचेगा? 3। तो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3। तो यहां से क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3y। अच्छा साइन 60 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2। तो आप लोगों को याद रखना है कुछ चीजें। साइन, कॉस, टेन, 0, 30, 45,
60 90, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये अगर आपको याद है तो कॉस में क्या करना है, उसको उल्टा लिख देना है। उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि बीच में है, ये हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 0। और tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो दिस डिवाइड बाय दिस, ये कितना हो जाएगा 0। दिस डिवाइड बाय दिस, ये कितना हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा √3। और ये अनडिफाइंड है, इंफिनिटी बोलते हैं लेकिन अनडिफाइंड बोलना ज्यादा सही है, अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 ये अनडिफाइंड, इंफिनिटी बोल देते हैं हम लोग, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद रखना। द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, ये हमारी बॉडी है, इसमें इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन की जो स्ट्रेन होगी उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अलोंग द लेंथ। लेकिन ये क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन की स्ट्रेन, क्योंकि देखो जब इसको खींचोगे लेंथ बढ़ेगी लेकिन इसका डायामीटर कम हो जाएगा। देखो ऐसी हो जाएगी ये रॉड, हाँ, तो इसका डायामीटर कम हो जाएगा। तुम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर वाला डायमेंशन अगर कम होगा, देखो उसका स्ट्रेन कितना हो जाएगा, चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। तुमने तो इधर फोर्स लगाया भी नहीं था बट अपने आप स्ट्रेन मिल रही है, तो इस स्ट्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। कल की क्लास में हमने बताया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीस्टोरिंग मैकेनिज्म इन सॉलिड्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय टेकिंग अ मॉडल ऑफ। आप लोगों की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे पास रबर का टुकड़ा है, अप्सरा का जो आप लोग रबर बैंड रबर यूज करते हैं ना, जब मैं इसको ऐसा खींचता हूं तो क्या होता है, ये वापस से अपनी लेंथ कम कर लेता है। जब मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो क्या होता है, ये वापस से इधर आना चाहता है। कभी ये छोटा होना चाहता है और कभी ये लंबा होना चाहता है। तो वैसे ये मटेरियल ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, तो हमने ना एक एजम्पशन लिया है यहाँ पे स्प्रिंग मॉडल वाला, कि इसके जितने भी एटम्स होते हैं, देखो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, एनसीईआरटी की बुक निकालो उसमें डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है एटम्स। तो ये सब के सब ना एक ऐसा हमारी थिंकिंग है कि शायद ना ये ऐसे स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, स्प्रिंग, ये देखो स्प्रिंग से, इसको स्प्रिंग मॉडल कहते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये सारे एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर तुम इनको ऐसे दबाने की कोशिश करोगे तो ये स्प्रिंग्स क्या करेंगी, वापस से इसको ऊपर करने की कोशिश करेंगी। अगर तुम इसको खींचना चाहोगे तो ये स्प्रिंग्स क्या काम करेंगी, वापस से रिट्रैक्ट करने का काम करेंगे। तो ये हम लोग हाइपोथेसिस है, ये हम कैसे समझते हैं, स्प्रिंग बॉल सिस्टम, एटम को ना बॉल की तरह कंसीडर किया है और वो सब के सब कैसे जुड़े हुए हैं, स्प्रिंग्स से जुड़े हुए हैं। एनसीईआरटी में दिया है डायग्राम, स्टार्टिंग में पहले पेज में होगा शायद। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, हाँ एटम का एक प्रपोज्ड मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं उसको, वो आगे पढ़ोगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर इज कॉल्ड, हाइड्रोलिक मतलब वाटर, अगर पानी के अंदर डुबा दोगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो स्ट्रेन जो डेवलप होगी उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन। यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक बलून था, बलून के अंदर हवा है, उसके कारण ये ऐसा स्फेरिकल शेप में था। मैंने क्या किया, इस बलून को उठा के पानी के नीचे, बहुत नीचे तक के ले गया। जब इसको मैं बहुत नीचे तक ले गया ना तो चारों तरफ से प्रेशर पड़ा और उसके कारण इसका वॉल्यूम कम हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बन गए तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो। एक रॉड है जिसकी लेंथ 1.05 मीटर है, देखो यहां से यहां तक की इस रॉड की लेंथ 1.50 मीटर, ये है वो रॉड।
मैंने क्या किया, यहां से एक वायर बांधा और यहां से एक वायर बांधा। इस वायर का नाम है ए और इसका नाम है बी। अब मैंने क्या किया, ये जो रॉड है इसका कोई मास नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है नेग्लिजिबल मास की रॉड है, इसका तो कोई मास नहीं है, लेकिन मुझे ना इसके बीच में एक मास को लटकाना है। अब मास को ऐसी जगह पे लटकाना है कि इन दोनों के ऊपर सेम स्ट्रेस पैदा होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे ये एक बड़ा सा डंडा लटका हुआ है, यहां से एक छोटा बच्चा है वो हाथ से इसको सहारा दिए हुए है, और यहां से तो हल्क है वो इसको सहारा दिए हुए है। अब अगर आपने मास को बीचों बीच लटका दिया तो पता है इसको आधा मास बियर करना पड़ेगा और इसको आधा मास बियर करना पड़ेगा, तो बेचारे बच्चे की तो हालत खराब हो जाएगी, उसके हाथ में ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, मास को कहीं शिफ्ट करेंगे, हाँ हल्क की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये पता है जिधर शिफ्ट हो जाएगा ना उसको ज्यादा मास, ज्यादा लोड बियर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप लोग एक काम करना, आप लोग एक चारपाई उठाना, जो खाट होती है उसमें बीचों बीच अपने दोस्त को बिठाना, और चारों लोग जो है वो क्या करेंगे, चारों तरफ से उसको उठा के लेके चलेंगे। दोस्त जैसे जैसे सामने वाले दोस्तों की तरफ शिफ्ट होगा, पीछे वालों को अच्छा लगेगा, उनके ऊपर वजन कम आएगा, और जो आगे वाले ना उनको ज्यादा वजन लगने लगेगा। तो मास जिधर शिफ्ट होता है ना उधर ज्यादा लोड पड़ता है। तो वैसे ये क्या बोल रहा है कि दो अलग अलग मटेरियल हैं, दोनों के ऊपर सेम स्ट्रेस आनी चाहिए। और दोनों जो मटेरियल है ना, ये वाला मटेरियल कौन सा, स्टील, यहाँ पे दिया हुआ है, और ये वाला कौन सा मटेरियल है, एल्यूमिनियम। स्टील के लिए आपको दिया है एरिया कितना है, 2 × 00 mm²। एल्यूमिनियम के लिए एरिया कितना है, 4.00 mm का स्क्वायर। इसके लिए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, मैं YS लिख देता हूं, ये कितना है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके लिए है एल्यूमिनियम के लिए 7 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बात बताओ, दोनों में से कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील। क्यों स्टील, उसका तो 2 × 10 2 है यार, पर 2 के साथ क्या है, 10⁻11 है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू छोटी है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे बताओ कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टील ज्यादा इलास्टिक है। रीजन पूछे क्यों, बोलना उसका यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा इलास्टिक है। दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, स्टील। क्यों, क्योंकि उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, ज्यादा फोर्स लगेगा तब उसको आप खींच पाओगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है बताओ हम इसे किस डिस्टेंस पे रखें कि दोनों में सेम स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए। दोनों में स्ट्रेस डेवलप होगी, ये वाले वायर में भी और ये वाले वायर में भी। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो बीच में ये मास लटका हुआ है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ लोड आ रहा होगा, और इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लोड आ रहा होगा, आ रहा होगा या नहीं। जब ये नीचे की तरफ लटक रहा है तो देखो इसके ऊपर कुछ ना कुछ लोड आ रहा है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लोड आ रहा है। ठीक है, हमें ये बात पता है कि दोनों के ऊपर कैसा कैसा लगेगा, टेंशन लगेगा। जब भी कोई वायर होता है या रोप होती है तो उसके ऊपर क्या लगता है, टेंशन। तो इसके ऊपर जो लग रहा है ना वो है टेंशन इन बी, और इसके ऊपर जो लग रहा है वो क्या है, टेंशन इन ए। दोनों के ऊपर, इसके ऊपर टेंशन, और टेंशन क्या है, फोर्स है। तो बस ये फोर्स अपॉन इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। ये वाला फोर्स अपॉन इस वायर का एरिया, ये इसके लिए स्ट्रेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बताओ इसे हम किस डिस्टेंस पे रखें मास को कि दोनों में सेम स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए। तो देखो मुझे बताओ, स्ट्रेस इन स्टील कितनी आएगी, लोड इन स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील। भाई फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर इसमें तो नीचे की तरफ में फोर्स लगेगा, लेंथ तो इसकी कम होनी चाहिए। आप नीचे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, ऊपर लो नीचे लो एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे ना बैलेंस दिखता है, ये हमको टेंसाइल फोर्स है। जब भी वायर हो या रोप हो तो हमेशा उसमें क्या दिखाना, टेंशन दिखाना, टेंशन। जिन बच्चों को अगर नीचे लेना है वो नीचे ले लो, आंसर सेम आने वाला है। लेकिन वो फिजिक्स के लॉ के हिसाब से डायग्राम जो है ना हम लोग कैसा बनाते हैं, जब भी टेंशन आता है टेंशन को हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे बनाते हैं, हमेशा।
यहां पे अगर मैं बनाऊं तो टेंशन को ऐसा दिखाऊंगा, टेंशन हमेशा बॉडी से अवे होता है, याद आ रहा है? तो देखो इसके ऊपर टेंशन की फोर्स कितना आ रहा है, टीबी, और इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स कितना आ रहा है, टीए। तो देखो स्ट्रेस इन स्टील कितना हो जाएगा, टीए अपॉन टीएस। ए लिखने से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, स्टील का ही है ये, स्टील का। और ये बताओ स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम ये कितना होगा, टीबी अपॉन एरिया ऑफ क्या, एल्यूमिनियम। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बताओ एम मास को हम कहां रखें कि दोनों में सेम स्ट्रेस पैदा होना चाहिए। अगर दोनों में सेम स्ट्रेस पैदा हो रही है इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, दोनों में सेम स्ट्रेस पैदा होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि भाई दोनों में सेम स्ट्रेस पैदा हो रही है, यानी कि स्टील का टेंशन अपॉन स्टील का एरिया इज इक्वल्स टू टीबी अपॉन एल्यूमिनियम के लिए। बस अब टीए और टीबी की वैल्यू निकालना है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। टीए और टीबी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फेमस हैं। एक क्वेश्चन समझोगे बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। यहां पे देखो हमेशा ना दो अलग अलग टाइप के मटेरियल होंगे और दोनों के बीच में कहीं पे भी ना एक मास को ये लटका देगा और डिस्टेंस आपको बताएगा कि डिस्टेंस है कितनी, ये वाली डिस्टेंस x है। अच्छा ये वाली डिस्टेंस अगर x है और टोटल रॉड कितने लेंथ की थी, 1.05 मीटर, तो मुझे बताओ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.05 माइनस एक्स। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.05 माइनस एक्स। ये हमको पता चल गया। ये वाला लोड कौन सा है, टी बी, और ये वाला लोड कौन सा है, टी ए। जिसको ऊपर बनाने में मजा नहीं आ रहा वो नीचे डायरेक्शन में बना लेना, आंसर सेम आने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने बना दिया ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, मोमेंट। यहां पे देखो ये वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है क्या, ए, इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है बी। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेना है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल्स टू जीरो करना है हमको। याद आ रहा है ना, इक्विलिब्रियम में टेकिंग मोमेंट अबाउट ए और उसको जीरो के इक्वेट करते थे। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से अब आगे बढ़ोगे तो पहला फोर्स क्या दिख रहा है आपको, एम। तो पहला फोर्स क्या दिख रहा है हमको, एम, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स। उसके बाद कौन सा फोर्स दिख रहा है हमको, टीबी। तो क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन देखो नीचे थी और इसको आपने पॉजिटिव लिया है, उसकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर, तो उसको क्या लेना पड़ेगा हमको, नेगेटिव। आप उल्टा भी कर सकते हो, चाहो तो इसको नेगेटिव ले लो और इसको पॉजिटिव ले लो, आंसर सेम आना है। तो m इंटू एक्स माइनस टी बी इंटू बी, कितना दूर है इससे, पॉइंट ए से हम मोमेंट ले रहे हैं तो पॉइंट ए से डिस्टेंस लेते हैं 1.05। तो 1.05, क्या और कोई फोर्स दिख रहा है, नहीं, ये इक्विलिब्रियम में इसलिए किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो देखो जीरो के अगर इक्वल है तो यहां से टीबी की वैल्यू निकालना है। टीबी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या बचेगा, एम एक्स अपॉन 1.05। हर क्वेश्चन में यही काम करना है, हर क्वेश्चन मोमेंट लेना है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिए तो हमने टीए फोर्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि टीए की डिस्टेंस कितनी है पॉइंट ए से, जीरो, इसलिए जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं उसके फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते। तो यही तरीका है बनाने का। अब पॉइंट, अब देखो टीबी की वैल्यू आ गई। क्या कोई बच्चा टी ए की वैल्यू बता सकता है, क्यों इक्वल होगी, स्ट्रेस की वैल्यू सेम है, लोड की वैल्यू सेम नहीं है, उसने बोला स्ट्रेस की वैल्यू सेम है। अब देखो टीए निकालना है तो हम पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। तो देखो अगर मैं पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लूं और उसको जीरो के इक्वेट कर दूं, जीरो के इक्वेट ये होता है समेशन का साइन, यानी कि जोड़ना। तो देखो टी बी, सॉरी पॉइंट बी, इसके अबाउट मोमेंट लेना है, मैं इस डायरेक्शन में आऊंगा, मुझे पहला फोर्स क्या दिखा, एम। तो मैंने लिख दिया एम इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी,
1.05 माइनस एक्स। अब ये वाला फोर्स तो नीचे था, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया है, तो ये वाले फोर्स को क्या लूंगा, माइनस माइनस टी ए इंटू डिस्टेंस कितनी है 1.05, 1.05 इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों करते हैं, क्योंकि ये घूम नहीं रहा है, ये एक जगह पे खड़ा हुआ है, यानी कि ये दोनों मोमेंट आपस में बराबर होंगे। अब देखो ये वाला हिस्सा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। उसके बाद ये वाला हिस्सा उसके नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा, टी ए इज इक्वल्स टू एम 1.05 माइनस एक्स अपॉन 1.05। तो मैंने देखो टी ए और टीबी दोनों की वैल्यू निकाल के आपको दे दी है, इसको कॉपी करो और मुझे अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ही पूछा है आपसे, तो टीबी और टीए हो सके तो आप लोग बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करना, और जिसको भी समस्या आ रही हो मोमेंट लेने में वो मुझे बुलाना पास में, मैं उसको बताऊंगा उसकी कॉपी में। क्वेश्चन डायग्राम वायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो, और क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़ देना, घर जाके क्वेश्चन लिख लेना, बाद में पता चलेगा सॉल्यूशन तो है पर इसका क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन की एक लाइन लिख के छोड़ दो, अ रॉड ऑफ लेंथ 1.05, तो बाद में पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन लिखना था। है ना, तो हम लोगों ने ये डायग्राम बना लिया। अब वो लिख लेंगे स्ट्रेस इन स्टील कितना होगा, टीए अपॉन एरिया, लोड ऑफ स्टील अपॉन लोड ऑफ सॉरी एरिया ऑफ स्टील, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इस बार कैसा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, टेंशन है ये। हो गया, पेज पलटू और कोशिश करो डायग्राम के बाद आप लोग मोमेंट खुद से लो, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट और पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट। मोमेंट लो, टीबी और टीए की वैल्यू आ गई, वहां पे पुट करो। एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है 2 mm स्क्वायर, और एरिया ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है 4 mm स्क्वायर, उसकी भी वैल्यू पुट करना, और देखो एक्स कितना आता है। कभी पूछना नहीं है आप लोगों को, सीधे चले जाना है। एम से एम कट जाएगा दोनों साइड, 1.05 से 1.05 कट जाएगा, एक 2 दिया है एक 4 दिया है, एरियाज वो भी कट जाएंगे। कितना आया, चलो ये वाला जो फॉर्मूला था, टी ए अपॉन एरिया ऑफ स्टील, टीबी अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, इसकी वैल्यू कितनी आई, एम एक्स अपॉन 1.05 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻, एरिया 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 कितना दिया हुआ है, mm स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁶। आइए आइए देखो कैसे लिखा हमने, आइए आइए देखो ये 2 mm स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 2 mm स्क्वायर। अच्छा बताओ 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻?
-3। अबे देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm। दोनों साइड 1000 से डिवाइड कर दो, इधर भी 1000 से डिवाइड और इधर भी 1000 से डिवाइड। ये क्या बन जाएगा 10⁻³ और ये कट के क्या बन जाएगा 1 mm। तो 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ यहाँ पे mm की जगह 10⁻³ रखोगे तो ये क्या बन जाएगा 10⁻⁶। हाँ तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्या इंटू 10⁻⁻6। वैसे आपको बाद में पता चलेगा, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, दोनों साइड एरिया है ना, एरिया से एरिया ऐसे ही कट जाएगा, पूरा एरिया ही खत्म होने वाला है, तो यूनिट का क्या करोगे इज इक्वल्स टू ये क्या आया था m 1.05 माइनस x अपॉन 1.05 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻6। तो देखो दोनों साइड से आपने कन्वर्ट की इतनी मेहनत करके 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 तो कट गया, नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगली बार से याद रखना, मैं नीचे उसको कन्वर्ट नहीं करूंगा जब आमने सामने ऐसे नीचे एरिया होंगे, ठीक है। अब देखो दोनों साइड से m 1.05 कट गया और क्या बचेगा x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1.05 माइनस x अपॉन 4। तो x 1.05 माइनस x, ये 2 से ये 2 टाइम्स कट गया और 2 इधर आ गया, नीचे इधर 4 है ना तो ये 2 बन जाएगा, तो कट के क्या आ गया x की वैल्यू ये आके इधर हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू, सॉरी कुछ गड़बड़ की है क्या, अरे ये 2 इधर जाके इसको वो करेगा, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। इस साइड हमने TA लिखा था ना कि TB लिखा था, उस साइड स्टील का है, स्टील का एरिया ही आपको दिया हुआ है ना 2। क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसका एरिया दिया हुआ है, स्टील का 2 दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 4, और हमने वैल्यूज ना उल्टी रख दी है शायद, जो हाँ हमने वैल्यूज उल्टी रख दी हैं, जो TB आया था उसको TA की जगह रख दिया है, इसलिए आंसर थोड़ा सा मेरा गड़बड़ आ रहा है आप लोग को बताना चाहिए। देखो मैंने TB के नीचे एरिया ऑफ स्टील लिख दिया है, यहाँ पे देखो गड़बड़ ये हो गई, ये वैल्यू किसकी रख दी मैंने TA की जगह पे TB की, है ना, तो आप लोग को बताना चाहिए ना वहां पे TA अपॉन एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू TB अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। TA ये कितना था m 1.05 माइनस x अपॉन एरिया था 2, और ये कितना था m x अपॉन इसका एरिया कितना था 4। तो यहां से देखो ये 2 से 2 टाइम्स चला जाएगा, m से m कट जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स चला गया और क्या बचा 2.1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। तो यहां से हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2.1 और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.7 मीटर। ये आंसर ये आंसर वैल्यूज जैसी हमने पुट करी हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ये 70 सेंटीमीटर, मीटर में हमारा आंसर आया, क्यों क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ था। चलो अब अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात कोई बता सकता है कि इस क्वेश्चन में मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि हम इसको कहां रखें इस लोड को कि दोनों वायर के ऊपर स्ट्रेन सेम आना चाहिए, स्ट्रेन 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 का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी स्ट्रेन नहीं, इसको कुछ और चेंज करते हैं, दोनों वायर में चेंज इन लेंथ सेम होना चाहिए। देखो इस लोड के कारण ये नीचे आएगा ना थोड़ा सा, तो इसकी भी जितनी हाइट बढ़े इसकी भी उतनी ही हाइट बढ़ना चाहिए। हाइट बढ़ी मतलब डेल्टा एल, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो,
हाँ हाँ, यहां से देखो डेल्टा एल का फॉर्मूला आ जाएगा। डेल्टा एल को इधर ले जाओ और वाई को नीचे ले आओ। आपको वाई तो दिया हुआ है दोनों मटेरियल के लिए। चलो एक बार करके देखो। इस क्वेश्चन में हम खुद से ऐड कर रहे हैं फॉर सेम इलोंगेशन, यानी कि सेम चेंज इन लेंथ। यानी डेल्टा एल फॉर स्टील शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल फॉर एल्यूमिनियम। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एल अपॉन एरिया इंटू वाई फॉर स्टील इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन एरिया इंटू वाई ऑफ एल्यूमिनियम। देखो स्टील के लिए हमारा टेंसाइल फोर्स कितना आया था? m 1.05 माइनस एक्स इंटू इसकी लेंथ कितनी है? कुछ दिया नहीं है तो हमने l मान लिया। रॉड की लेंथ दी है बीच वाली 1.05, वायर कितने लंबे ये दिया ही नहीं है, लेकिन दोनों की लेंथ सेम होगी ना, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। डिवाइडेड बाई एरिया कितना था इसका? 2, और स्टील के लिए कितना दिया हुआ था? y 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल्स टू, इसके लिए फोर्स कितना आया था बच्चों? एम एक्स अपॉन 1.05। इसके लिए भी नीचे 1.05 था, याद आ रहा है? एम दिस डिवाइडेड बाई 1.05, इसके लिए भी एम एक्स अपॉन 1.05 इंटू एल इंटू 4 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 10। अब दोनों साइड से कटपिट कर दो, आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो एम कट गया, एल से एल कट गया, 1.05 से 1.05 कट गया। उसके बाद देखो ये 2 इंटू 2 है और उस साइड 4 है, तो ये दोनों ने मिलके इसको कट कर दिया। अब उधर 10 टू द पावर 10 है और उधर 10 टू द पावर 11 है, तो ये तो पूरा कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ ये 11 कटेगा, नीचे से क्या बच जाएगा? 10 बच जाएगा, है ना। फाइनली क्या बचा यहाँ पे? 1.05 माइनस डिवाइडेड बाई 10, ये 10 बचा हुआ है, इज इक्वल्स टू, यहां तो कोई नहीं बचा, सिर्फ x बचा है, तो 10 उधर जाएगा और x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो 1.05 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10x, ये x भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11x। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू क्या बचेगी? 1.05 डिवाइडेड बाई 11 मीटर, ये आंसर आएगा। तो देखो स्ट्रेस को सेम करने बोला तो हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख के दोनों को इक्वेट किया। अगर ये बोल रहा है दोनों में चेंज इन लेंथ सेम होना चाहिए, तो चेंज इन लेंथ हमने दोनों में सेम कर दिया, आंसर आ गया। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बच्चे जनरली कहां फंसते हैं? सर दोनों के लिए तो लेंथ ऑफ वायर नहीं दिया है। अरे डायग्राम में देखो दोनों सेम है ना लेंथ दोनों की, ये देखो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बिल्कुल सेम है। ये वाला एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग घर से ट्राई करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, दो वायर दिए हुए डायमीटर कितना, ऊपर स्टील का वायर है और उसकी लेंथ भी दे रखी है इस बार 1.5 मीटर, और उसके नीचे क्या मास लटक रहा है? स्टील का वायर कितना मास कैरी कर रहा है? स्टील का वायर कितना मास कैरी कर रहा है? 10 kg, वेरी गुड, 10 kg। अगर आप पहाड़ से लटके हुए हैं, ये देखो आप लटके हुए हैं, नीचे आपका दोस्त है वो आपको पकड़े हुए है, और इसके नीचे भी एक और दोस्त लटका हुआ है, तो आप किसका लोड बियर कर रहे हैं? या आप हो ए, ये है बी, ये सी, आप बी का लोड बियर कर रहे हैं क्या? नहीं, आप बी प्लस सी बियर कर रहे हैं। तो बच्चे भूल जाते हैं, अच्छा स्टील के ऊपर 6 किलोग्राम लगा है, भैया स्टील का जो वायर है ना, ये है, ये स्टील का वायर, इसके ऊपर 6 प्लस 4 10 kg लटका हुआ है, तो उसमें चेंज इन लेंथ कितना आएगा ये आप लोग निकाल सकते हैं। और जो नीचे ब्रास का वायर उस पर कितना लोड लगा हुआ है? 4 kg। ऊपर वाले से उसको मतलब नहीं है, जैसे ये जो सी है इसको मतलब नहीं है ऊपर कौन कौन है, इसके ऊपर तो सिर्फ इसी को संभालना है बस। तो उसके ऊपर लगा हुआ है 4 kg। तो देखो दोनों के ऊपर आपको निकालना क्या है? द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील
वायर इज 1.5, जब लोड नहीं किए थे 1.5 था और वो बेचारा 1 मीटर था। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील टू ब्रास वायर, ये आपको निकालना है, दोनों में कितना टेंसाइल स्ट्रेस आएगा उसका रेशियो। अरे इसमें टेंसाइल स्ट्रेस कितना आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया। लोड कितना है उसके ऊपर, 10 × 10 mg लेना पड़ता है ना, mg, देखो g की वैल्यू 10 दे रखा है, तो इसके ऊपर लोड कितना है भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखते हो ना, तो ऊपर केजी क्यों रख रहे हो, न्यूटन में रखो ना। तो इसके ऊपर आया लोड इतना, इंटू डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया था, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10⁻² मीटर। सर कैसे पता, भाई 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। इसको भी 100 से डिवाइड करो, इसको भी 100 से डिवाइड करो, तो इधर बन जाएगा 10⁻² इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की जगह मैंने 10⁻² लिख लिया। तो देखो इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस आ गई, इसके ऊपर भी टेंसाइल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, लोड अपॉन एरिया। इसके ऊपर लोड कितना होगा, 4 × 10 अपॉन, भाई इसका एरिया तो सेम है, तो इसके ऊपर आ गई स्ट्रेस, इसको मैंने S1 नाम दे दिया, इसके ऊपर जो आएगी इसको मैंने स्ट्रेस S2 नाम दे दिया। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन दोनों स्ट्रेसेस का रेशियो, तो S1 डिवाइडेड बाई S2, एरिया से एरिया तो पहले ही कट जाएगा क्या क्वेश्चन बन जाएगा। तो कल मुझे आप लोग ने इसका आंसर देंगे। इसका आंसर तो आप लोग अभी देख के बता सकते हैं। 5/2, वेरी गुड। 5/2 कैसे, ये कितना बियर कर रहा है, 10 × 10, और नीचे वाला कितना बियर करेगा, 4 × 10। भाई 10 से 10 कट जाएगा, एरिया से एरिया कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, लोड और लोड। जब आप लोग सॉल्व करोगे ना तो पता चल जाएगा। 10/4, 10/4 क्या होता है, 5/2। आज ध्यान किधर है बच्चे, मुझे लग रहे हो आज एकदम। हाँ वो भी जरूरी है, ये भी इक्वली जरूरी है ना। ये वाला क्वेश्चन 5/2 आंसर है इसका, लेकिन आप लोग सॉल्व करके लाना, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आप लोग कैलकुलेट करके लाएंगे वो क्या रहेगा, चेंज इन लेंथ, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन खुद से ऐड कर दिया है, ऑल्सो फाइंड रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इफ रेशियो में दे दे रहा हूं, स्टील टू द ब्रॉन्ज इज इक्वल्स टू 3। ये मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों के यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो कितना है, 3 है। तो बताओ दोनों में जो चेंज इन लेंथ आएगा उनका रेशियो क्या रहेगा। तो आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर 5/2, और इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता कितना आएगा, ये आप लोग निकाल के लाएंगे। क्या क्लियर है इतना, चलो फिर लिखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकिंग ऑफ वायर, ब्रेकिंग ऑफ वायर। यहाँ पे देखो एक ये वायर था, ये छत से लटक रहा था, ये कोई पतला सा वायर है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, पहले एक फोर्स लगाया, इसके ऊपर मैंने जैसे ही एक फोर्स लगाया, जैसे ही एक फोर्स लगाया, ये वाली फोर्स, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ना वो कितना था, A था। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया F1, तो इसके ऊपर स्ट्रेस S1 कितनी आ जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, हमने एरिया कांस्टेंट माना है कि थ्रू आउट द प्रोसीजर एरिया इसका कांस्टेंट रहने वाला है। क्या ये वायर अभी टूटा, नहीं, इतना कमजोर भी नहीं है। अब हमने फोर्स क्या लगाया, अब हमने लगा दिया फोर्स F2, तो नई वाली स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, F2/A। क्या ये वायर टूटा,
नहीं, हम फोर्स को ना धीरे 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 बढ़ाते 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 F10 तक के पहुंच गए। और पता है आपको क्या हुआ? जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये वाला फोर्स लगाया तो ये वाली स्ट्रेस पैदा हुई और इस स्ट्रेस के कारण ये टूट गया। तो ये वाली स्ट्रेस क्या कहलाएगी? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये वाला लोड क्या कहलाएगा? ब्रेकिंग लोड। और ये स्ट्रेस क्या कहलाएगी? ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दे रखा रहता है, स्टील वायर के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस इतनी है और उसका एरिया इतना है, तो बताओ वो कितना लोड बियर करेगा? ये तो सबसे इजी हो गया। ब्रेकिंग स्ट्रेस इतनी है, उसका एरिया इतना है, तो बताओ वो कितना लोड बियर कर सकता है? लिखो। when a wire is loaded when a wire is loaded beyond the elastic limit, when a wire is loaded beyond the elastic limit, beyond the elastic limit, then strain increases rapidly. तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। फुल स्टॉप। the maximum stress the maximum stress which the wire can bear मतलब झेल सकता है, जस्ट बिफोर ब्रेकिंग ब्रेक होने के जस्ट पहले उसने जितने को संभाल लिया था वही क्या है उसके लिए? ब्रेकिंग स्ट्रेस है। और करस्पॉन्डिंग लोड क्या कहलाएगा? बियरिंग ब्रेकिंग लोड कहलाएगा। इस लोड के ब्रेक हो गया, इस लोड से या इस स्ट्रेस से ब्रेक हो गया। ठीक है, कहा दिया ब्रेकिंग स्ट्रेस। कहां तक लिखा? just before breaking, the maximum stress which the wire can bear just before breaking is called breaking stress, and the corresponding force is called breaking force, ये वो फोर्स है जिसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हमने पहला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लिया, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका किसका रेशियो होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। अब यार लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बहुत हो गई, अब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करते हैं, फिर शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिएगा टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट है उसका नाम है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? यंग्स को y से करते थे, तो बल्क को किससे करेंगे? b से। अरे सब आता है आप लोगों को? b से। ये वॉल्यूम से डील करता है, तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, पर यहां पे एक चीज देखो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लेकिन जब इस वॉल्यूम के ऊपर पानी के अंदर जब आपने इसको डुबा दिया है, तब पानी पता है इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगाता है, चारों तरफ से फोर्स लगाता है, चारों तरफ से, हर तरफ से इसके ऊपर फोर्स आता है। और पास्कल आगे चल के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हमें एक चीज बताई थी कि इसके ऊपर चारों तरफ से जो फोर्स लगता है ना, वो इसकी सरफेस पे क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
हमेशा, ये पास्कल्स लॉ पढ़ने वाले हैं हम लोग अगले चैप्टर में। पानी के अंदर जिस भी चीज को डुबाते हैं तो उसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स पड़ता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पता है पानी के अंदर अगर आपने इस प्लेट को ऐसा डुबा दिया है तो इसके ऊपर भी प्रेशर ऐसा 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 पड़ता है, और ऐसा ऐसा ऐसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा। ये पास्कल्स लॉ है। तो यहां पे स्ट्रेस कैसी आएगी, फोर्स कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर। लेकिन हम परपेंडिकुलर नहीं बोलते, क्या वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मल। तो कुछ कुछ बुक में ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिखा रहता है और कुछ कुछ बुक में नॉर्मल स्ट्रेस लिखा रहता है। तो दोनों चीज सही है, क्योंकि लोड कैसा है, परपेंडिकुलर है ना। मैंने बताया दो लोड है, एक तो परपेंडिकुलर है और एक कैसा है, पैरेलल है। तो ये लोड कैसा दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो किसी किसी बुक में आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दिखेगा और किसी किसी में आपको नॉर्मल दिखेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, लेकिन इससे ज्यादा पॉपुलर नाम क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसमें ऐसा करके लिख लेना, और B इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये ज्यादा पॉपुलर है। ये नाम इसका ज्यादा पॉपुलर है। ये वाला नाम। तो देखो इसका पहले जो वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, इस वाले का, पिंक वाले का। लेकिन जैसे आपने इसको पानी में डुबाया तो ऑब्वियस इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखो ये हो गया इसका वॉल्यूम कम, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया इसका, V2। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालोगे, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था इसका, V1। तो हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना लिखेंगे, डेल V अपॉन V1, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें नेक्स्ट लाइन में, B इज इक्वल्स टू, ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस है तो F अपॉन A। देखो जो स्फीयर है उसका कुछ ना कुछ एरिया है। एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4πr²। तो वैसे हम एरिया निकाल लेंगे और टोटल कितना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो F अपॉन बी ए डिवाइडेड बाई डेल V अपॉन V। इसको क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू एफ V अपॉन A डेल V। तो अगर आपको किसी भी मटेरियल के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, मतलब क्या दिया है, B, उसके बाद दिया होगा आपको फोर्स, दिया होगा वॉल्यूम, दिया होगा डेल V, पूछेगा, निकाल सकते हैं। यहां पे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है। वहां पे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल बनाया था उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो पता है यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग भी क्या कर लेंगे, नेगेटिव साइन लगा लेंगे। ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। क्या हमेशा वॉल्यूम कम ही होगा, नहीं। अगर उसी बलून को आप वापस से ऊपर लेके आओ, अब उसमें चेंज इन वॉल्यूम कैसा होगा, पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। ये जो हमारे पास बलून होता है ना, जो दुकानों में मिलता है या सड़कों में मिलता है, हीलियम वाला बलून, उसको लेके आप कभी चले जाना ऊपर की तरफ, हेलीकॉप्टर में बैठना और बहुत ऊंचा चले जाना, उसका साइज बढ़ जाएगा। क्यों, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, तो उसका साइज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो कभी ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे केस में अभी कैसा था, निगेटिव था, ठीक है। उसके बाद पानी के अंदर डूबा हुआ है तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, पानी के अंदर अगर डूबा हुआ है तो क्या लग रहा है इसके ऊपर, हाँ कोई सही बोल रहा है क्या,
इसके ऊपर क्या लग रहा है, पानी के अंदर प्रेशर लग रहा है, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कई बार क्वेश्चन में आपको ना प्रेशर दिया रहेगा कि पानी के इतना नीचे जाओ तो प्रेशर इतना है, मतलब किसकी वैल्यू दे रखा है, एफ अपॉन ए की। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। क्यों, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो लिख लेना पी क्या है, यहाँ पे प्रेशर है। तो ये फॉर्मूले को तो मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाला हूं अगली क्लास में। एक क्वेश्चन दूंगा और लिख दूंगा क्या, माइनस पी वी अपॉन डेल वी। तो इसमें बनाने जैसा क्या रहेगा, इसमें पता है रेडियस वगैरह निकालना पड़ता है, चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे, फिर वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वैसे रेडियस निकालना पड़ता है। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। उसके बाद इसके साथ में एक एक स्टार पॉइंट लिख लो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली काम में आता है। वैल्यू ऑफ बी इज ग्रेटर फॉर सॉलिड्स एंड मिनिमम फॉर गैसेस। गैसेस के लिए ना बी की वैल्यू बहुत कम होती है। एक बात बताओ, एक सॉलिड है और एक गैस है, मतलब एक बलून है और एक क्या है, लोहे की बॉल है। दोनों को मैंने सेम प्रेशर से दबाया, किसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा, बलून का वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा। तो देखो वॉल्यूम अगर ज्यादा चेंज हो गया, सेम प्रेशर लगाने के बाद जिसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज हो गया, नीचे ज्यादा बड़ी वैल्यू आई, तो अपने आप ये छोटा हो गया ना। तो बी की वैल्यू गैसेस के लिए सबसे कम होती है, सॉलिड्स के लिए सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट लिख लो, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इसकी डेफिनेशन पूछता है कि कंप्रेसिबिलिटी से आप क्या समझते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी की एक लाइन की डेफिनेशन है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ये बताता है कि कोई मटेरियल कितना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। देखो जिसके लिए डेल्टा वी की वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना अच्छा कंप्रेसिबल मटेरियल है। तो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा, मटेरियल उतना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। क्या हुआ, उसके बाद हाँ एक और चीज पूछता है जैसे हमने देखा था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। विप्लव फॉर्मूला बताओ, बोलो बोलो बोलो। डेल्टा वी, और बी का हमने फॉर्मूला क्या देखा अभी, माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, या एफ अपॉन ए वी बाई डेल्टा वी। जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होती है, एकदम रिजिड, जिसका शेप साइज कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, परफेक्टली रिजिड, उसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर लगा लो, उसका वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, जीरो होगा। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। तो एक स्टार पॉइंट लिख लेना, स्टार पॉइंट। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीधा वाई लिखा करो, अब याद रखना है आपको, द वैल्यू ऑफ वाई ऐसा लिखना, एंड bulk modulus of elasticity is infinity for perfectly rigid bodies. For perfectly rigid bodies, रिजिड बॉडी वो होती है जिसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाओ आप उसका डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते। जब उसका डायमेंशन ही चेंज नहीं कर सकते तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ
रिजिडिटी, इसका दूसरा नाम भी है shear modulus of elasticity, shear modulus of elasticity। किसी किसी बुक में इसको जी से डिनोट करता है और किसी किसी बुक में इसको ईटा से रिप्रेजेंट करता है। ईटा जो हम लोग एन बनाते हैं ना, उसकी टांग को थोड़ा लंबा कर दो, वो बन जाता है ईटा। जैसे अल्फा बीटा गामा होता है, थीटा होता है, वैसे ईटा होता है। ईटा, ईटा क्या होता है जिससे घर बनता है? ईटा। तो देखो अब शियर वाले कांस्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बताओ क्या होगा? हाँ लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं इसको? शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियली को हम क्या बोलते हैं? शियर कहते हैं। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, जिसको अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो ऐसा भी लिख लेना, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो क्या था? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो क्या था? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन ये क्या था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दो नाम है इसके। हमारा भी होता है ना, एक बाहर का नाम एक घर का नाम, इसके भी दो नाम है। तो फॉर्मूले देखो कितने इजी हैं। इसको हम निकालेंगे कैसे? अगर कोई भी एक बॉडी है, उसका शेप पहले ऐसा था, ये देखो, मान लो आपने कोई एक सामान खरीदा, फ्रीज वगैरह खरीदा या टीवी खरीदी, ये उसका डब्बा है। अब इस डब्बे के ऊपर क्या करोगे? आप बैठ गए तो आपने तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, आप बैठे नहीं, आपने क्या किया? इसकी सरफेस के ऊपर देखो ये ऐसा फोर्स लगाया है, ये ऐसा। कैसा दिख रहा है? ये सरफेस के पैरेलल दिख रहा है, सरफेस के पैरेलल दिख रहा है। अगर आप लोग खुद देखो, अगर जैसे कि ये बुक है, इसके ऊपर ही अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊं तो देखो ये ऐसी हो गई ना, डिफॉर्म। इसका ये जो साइड जो था परपेंडिकुलर, अब आप देखो उसका साइड कैसा हो गया? थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया। इधर से भी देखते हैं, ये देखो थोड़ा सा इंक्लाइंड दिख रहा है। पहले ऐसा परपेंडिकुलर था, लेकिन अब देखो मैंने जैसे ही ऐसा फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगा रहा हूं ना वहां, देखो इसका साइड जो है थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को उसी स्ट्रेन को डिस्कस करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लोड लगाया, तो पता है ये बॉडी ऐसी डिफॉर्म हो गई, ऐसी। तो इसका ये वाला जो साइड था उसको ना थीटा एंगल से या पाई एंगल से, किसी किसी बुक में पाई होता है, तो थीटा एंगल से डिफॉर्म हो गया। तो इसकी स्ट्रेन कितनी आ गई? थीटा। और थीटा को हम कैसे निकाल सकते हैं? ये वाली लेंथ डिवाइड बाई ये वाली लेंथ, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अगर ये एक्स है और ये कितना है? एल है, तो ये हो जाएगा एक्स बाई एल। उसके बाद जब थीटा बहुत छोटा होता है ना, तो टेन थीटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, हम उसको सिंपल थीटा लिख सकते हैं। सिंपल थीटा, जिसको अगर डाउट है तो मेरे पास आएंगे, मैं कैलकुलेटर में दिखाऊंगा। टेन की बहुत छोटी वैल्यू लो ना, तो वो टेन लिखो चाहे मत लिखो सेम आती है। जैसे हम लोग अगर लिखेंगे ना कैलकुलेटर में टेन 0.01, तो पता है इसका आंसर क्या आएगा? 0.01, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा था वही। तो जब टेन बहुत छोटा होता है, तब क्या कर सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो देखो शियर स्ट्रेन कितना होता है? एक्स अपॉन एल या थीटा, हम थीटा बोला करेंगे। फॉर्मूला क्या है उसका? एक्स बाई एल, थीटा। तो यहां पे देखो ईटा इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेन, वही होगा फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन कितनी आई है? थीटा। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ अपॉन थीटा ए। तो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। एग्जाम में क्या पूछता है? सिर्फ इसकी डेफिनेशन पूछता है, आपको ये रेशियो लिख देना है, दैट्स इट। बच्चे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं,
थीटा की जगह मैंने x बाई एल लिख दिया तो एफ एल अपॉन एक्स ए लिख सकते हैं ना। थीटा क्या है, x अपॉन एल है। तो ये कैसे लिख रहा हूं मैं, उससे आपको पता चल जाएगा, x अपॉन एल। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है, बेसिक चीजें हमको याद रखनी। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। उसके बाद इसमें स्टार पॉइंट लिखिएगा, स्टार पॉइंट। क्वेश्चन में पूछता है कि यार स्टील का एक बॉडी हमारे पास में, उसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है ईटा की या ई की वैल्यू ज्यादा होती है। मटेरियल के ऊपर अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाई है तो यंग्स मॉडुलस काम आएगा। अगर आपने उसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगाई है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी काम आएगा। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, किसकी वैल्यू कम होती है। तो याद रखना ये शियर वाले की वैल्यू हमेशा कम होती है, यंग्स मॉडुलस की ज्यादा होती है। ठीक है, तो लिखिए स्टार पॉइंट नंबर 1, शियर मॉडुलस फॉर अ सॉलिड, shear modulus for a solid is less than its Young's modulus, is less than Young's modulus। और जनरली इसके बाद लिख लेना कि यंग्स मॉडुलस है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, ईटा से। अगर कोई पूछे कितना ज्यादा होता है तो अब हम दूसरा स्टार पॉइंट लिखेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एग्जैक्ट नहीं, एक एवरेज वैल्यू है कि ये जो हमारा ईटा है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, y के 1/3 के ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके लिए y की वैल्यू है 30, तो शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, तो नंबर पॉइंट 2 लिख लीजिएगा। फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स, फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स ईटा इज 1/3 ऑफ y लिखा हुआ है। अब उसको क्या लिखवाऊं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा हुआ है। आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। अच्छा एक बात बताओ, इसकी वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए कि गैसेस के लिए, ईटा की वैल्यू। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए कि गैसेस के लिए। एक बात बताओ, कभी गैस को ऐसे करके डिफॉर्म कर सकते हो क्या, उनका तो कोई फिक्स शेप नहीं है, तो उनका तो शेप आप डिफॉर्म कर ही नहीं सकते। यार मैंने पानी की बाल्टी में पानी को थोड़ा ऐसे सरकाया, पानी मेरा टेढ़ा हो गया है, कि पानी वैसा रहेगा, नहीं, आप उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हमारे ये सॉलिड्स का शेप आप ऐसे चेंज कर सकते हो, पानी का कैसे करोगे, हवा का कैसे करोगे। तो ये किसके लिए डिफाइंड है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए। लिखिएगा ईटा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स ओनली, ईटा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स ओनली because fluids does not have, fluids does not have fixed shape। उनका कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं होता है, तो उसको आप कैसे बिगाड़ोगे, है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक के रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें ना बल्क मॉड्यूलस वगैरह सब काम आएगा। तो घर जाके इन चीजों को रिवाइज करेंगे, फॉर्मूले पूरे दिमाग में होना चाहिए, कॉपी में नहीं, है ना। चलिए ओके, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी लीव कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।